लाइव है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर सईद असद अब्बास, वर्क कर रहा हूं एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट इन मस्कट ओमान। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मनान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी स्पेशलिटी पीड्स में है और ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और सोशली भी माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, कालम निगार हैं और इनके जो वर्क की जितनी तारीफ की जाए वो काबिल तहसीन है और ये हमारे लिए आइडियल भी है। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे वो है कंजेनिटल डिजीजेस एंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चों में पैदाइशी बीमारियां हैं जो उनको डिसेबिलिटीज की तरफ लेकर जाती हैं और जो मुश्किलात उनको पेश आती हैं, जो उनकी फैमिलीज को मुश्किलात पेश आती हैं, इस वजह से उनकी रीजंस जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको वेलकम करता हूं आज के इस फिजियो टॉक में। और उसके बाद आपसे मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, जहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ये जो अपना कॉन्जेनिटल डिजीजेज है, इसमें कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी हैं और इनकी कॉजेज पे आप काइंडली हमारी सुनने वालों को, जिनमें हमारी आवाम भी हैं, जिनमें किसी फैमिली में या फ्रेंड्स में कहीं पे भी ऐसे इश्यूज होते हैं, तो ये उनकी रहनुमाई फरमाने के लिए आप काइंडली कुछ शेयर कीजिएगा, इसमें कौन कौन से कॉन्जेनिटल डिजीजेस में इश्यूज आते हैं बच्चों को। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बीच में कट गई थी, काइंडली आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? जी सर, मेरा क्वेश्चन कॉन्जेनिटल डिजीजेस से रिलेटेड है। इसमें कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी हैं? थैंक यू डॉक्टर सर, प्लेयर टू बी हियर विद यू। बाकी आपका जहाँ तक क्वेश्चन की बात है कि कॉन्जेनिटल डिजीजेस जो कॉमनली हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं और उनमें डिफरेंट केसेस हैं। सबसे मेनली जो हमें केसेस देखने को मिलते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, दैट इज रिलेटेड टू सेरेब्रल पाल्सी। हम सीपी के डिफरेंट टाइप्स जो उनको देखते हैं। उसके अलावा बहुत से रेयर केसेस आई वुड से भी हमें देखने को मिलते हैं प्रैक्टिस में। बहुत से सिंड्रोम जैसे हैं जो 1 in 1000 होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। और नॉर्मली जो हमारी सोसाइटी में अगर बात करें, जो केसेस हैं रिलेटेड टू फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटीज, उनमें स्पाइना बाइफिडा, डाउन सिंड्रोम, उसके अलावा हाइड्रोसेफलिक, माइक्रोसेफलिक, इस तरह के केसेस जो है वो हमें रूटीन में देखने को मिलते हैं। और एक और साथ जो हमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में आए रोज जो है ऑटिज्म और ADHD के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और उसके एक मेजर रीजन आई वुड मेंशन के सोशल मीडिया, टेलीफोन का यूज जो है वो ज्यादा बच्चों में देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें अटेंशन इश्यूज और हाइपर एक्टिव बच्चे जो है ADHD के केसेस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। तो मेन जो डिसेबिलिटीज या मेंटल इश्यूज जो हम देखते हैं अपनी रूटीन प्रैक्टिस में, दैट इज रिलेटेड टू सेरेब्रल पाल्सी एंड ऑल दोस आई मेंशन्ड बिफोर। ओके डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कंजेनिटल डिजीजेस बच्चों में होती हैं, इनके कॉजेज क्या हैं? क्या ये बाय बर्थ इसमें कोई डिफेक्ट आता है या इनके कोई जेनेटिक इशू होता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ गलतियां मदर्स की तरफ से या कोई उनकी कंडीशन कुछ ऐसी है जिसमें कोई स्ट्रेस या डाइट प्रॉपर ना ले, तो इसमें क्या क्या मुहरिकात होते हैं इसके पीछे? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। जहां तक अगर हम काजेस की बात करें तो सबसे मेजर काज जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखी, या फिर आई बिलीव दैट इज द अवेयरनेस रिलेटेड टू दीज इश्यूज। हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस का बहुत ज्यादा फुकदान है और अवेयरनेस ना होने की वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत से केसेस जो बाय बर्थ होते हैं वो तो अपनी जगह पे, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस जो बाय बर्थ नहीं होते, तो हम बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन ना देने की वजह से या फिर अर्ली डायग्नोसिस ना होने की वजह से बहुत सी डिसेबिलिटीज का काज भी हमारी जो अनअवेयर होना वो बनता है।
सो अगर हम इनकी जनरल नेचुरल कॉजेज की बात करें तो बिफोर बर्थ फीटल लाइफ में बहुत से केसेस होते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम की बात करें तो उसकी एक मेजर रीजन जो है वो पेरेंट्स की, स्पेसिफिकली मदर की एज के ज्यादा होना हो सकता है। उसके अलावा बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं बिफोर बर्थ, और उसके साथ साथ फिटल मूवमेंट्स अगर कम होती हैं बेबी की तो उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा एक और मेजर काज आई वुड मेंशन के अगर मदर की हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, या फिर मदर को किसी भी किस्म का मेंटल स्ट्रेस है, या फिर कोई सोसाइटी का प्रेशर है, तो भी जो बेबी की हेल्थ है उस पर इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिलीवरी की, उस वक्त भी बहुत से इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलता उसके ब्रेन को, तो ब्रेन डेथ होने के चांसेस हैं, जिससे सेरेब्रल पाल्सी के बहुत से केसेस हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद अगर किसी भी जगह पे बच्चा डिलीवर हुआ है और वहां पर प्रॉपर नर्सरी अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं है, और ऐसी जगह पे अगर बच्चे का प्रॉपर इनिशियल असेसमेंट नहीं होती, उसके रिफ्लेक्सेस नहीं चेक किए जाते, या फिर इन केस के अगर कोई माइनर इश्यूज भी है उसको प्रॉपर उसको वहां पर नर्सरी अवेलेबल नहीं होती, तो भी बहुत से केसेस के चांसेस जो है, रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक्वायर्ड बोलते हैं, यानी एडवांस एज में, या फिर बच्चा नॉर्मली अगर उसकी बर्थ हुई है तो उसके बाद फॉर सम रीजन कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है बच्चे को, या कोई और इन्वायरमेंटल या सोसाइटी का कोई इन्फेक्शन या कोई प्रेशर ऐसा हो जिसकी वजह से उसकी ब्रेन हेल्थ डैमेज हो, या फिर उसकी बॉडी में इन्फेक्शन चला जाए, तो वो भी किसी भी डिसेबिलिटी का फिजिकल या मेंटल कोई भी इशू जो है वो क्रिएट कर सकता है। सो देयर आर सो मेनी काजेस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की क्या उसकी रीजन हो सकती है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि टाइमली डायग्नोज ना होना, तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो बच्चे इस डिजीज के साथ, इन डिजीज के साथ दुनिया में आते हैं, तो क्या उनके डिलेड माइलस्टोन की वजह से हम उन्हें पहचानते हैं, या पेरेंट्स किस तरह से जज कर सकते हैं, और किस एज में जो माइलस्टोन जो उनको डिले नजर आते हैं तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें? इस हवाले से आपकी रहनुमाई दरकार है, ताकि जो भी सामीन है उनको इस बारे में आगाही मिल सके और वो बर वक्त बच्चों का इलाज शुरू करवा सके। ओके डॉक्टर साहब, एज आई मेंशन बिफोर के बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो हमें बिफोर बर्थ फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त उनको डायग्नोज करना पॉसिबल होता है, लाइक अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जा सकता है, उनसे पता चल सकता है, और जनरल मदर की हेल्थ से पता चल सकता है, या फिर बेबी की मूवमेंट से अंदाजा हो सकता है कि क्या कंडीशन है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो बिफोर बर्थ भी बहुत से केसेस डायग्नोज हो सकते हैं, और उसकी एक जो मेजर इंडिकेशन है वो पीछे फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। अगर किसी फैमिली में किसी एक सर्टेन एरिया में कोई स्पेसिफिक डिजीज चली आ रही है, या फिर कोई डिसेबिलिटीज चली आ रही है, तो उसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, और ऐसे केसेस में बिफोर बर्थ भी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। और उसके बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत से केसेस में हम फेशियल फीचर से भी इंडिकेट कर लेते हैं, किसी सिंड्रोम को फेशियल फीचर से इंडिकेट किया जा सकता है। और उसके साथ साथ बच्चे का अगर नॉर्मल क्राई नहीं है, बच्चा लेट रोता है, या फिर बच्चे की ऑक्सीजन ब्रेन को इन टाइम नहीं मिलती, तो कुछ मिनट्स के डिले से भी बच्चे का ब्रेन जो है उसमें इंजरी हो सकती है, और अल्टीमेट उनकी लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का काज बन सकती है वो। और ऐसी मतलब राइट आफ्टर द बर्थ उस वक्त भी हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बच्चे के हम रिफ्लेक्सेस को प्रॉपर्ली चेक करें, इंडिकेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बच्चे के हम रिफ्लेक्सेस को प्रॉपर्ली चेक करें बर्थ के टाइम पे, तो बहुत से रिफ्लेक्सेस का एग्जैजरेटेड होना या फिर मिस होना भी इंडिकेट करता है बहुत से प्रॉब्लम्स को, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ इस चीज को मिस कर दिया जाता है। आई वुड से कि इनिशियली प्रॉपर चेकअप नहीं किया जाता, या फिर समटाइम्स कुछ सेटअप्स पे उसको इग्नोर किया जाता है। अगर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो यहाँ पे, या फिर कोई प्रॉपर पेडियाट्रिशियन अवेलेबल ना हो, तो इन चीजों को समटाइम्स मिस भी किया जाता है। और उसके बाद फिर जो बच्चा एडवांस एज में जाता है फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ में, तो वहां पर उनके मेजरली माइलस्टोन जो है उनसे पता चल जाता है कि बच्चे में किसी किस्म की कोई डिलेड है माइलस्टोन्स में, या फिर कोई इंजरी है, या फिर कोई भी उसको इशू है। बच्चे के जो मसल्स हैं उनकी टोन से पता चलाया जा सकता है कि बच्चे के मसल जो है वो
फ्लैसिड है या फिर स्पास्टिक है, एब्डोमिनल टोन है उनकी, उसकी बोन्स ज्यादा वीक है, बच्चा स्पीच में डिले है, या फिर बच्चा अपनी जो मूवमेंट्स है वो होल्ड नहीं कर पा रहा, अपनी लिम्स की मूवमेंट नहीं कर पा रहा, टंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी नेक कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो ऐसी कंडीशन में भी हम उनमें इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर किसी भी पॉइंट पे लाइफ में कोई इंजरी हो तो भी पता चल जाता है कि कोई बच्चे में इशू है। तो पॉइंट इज के डिपेंडिंग ऑन द अगेन कि क्या उसमें कंडीशन है या कौन सी डिजीज है, तो उसका अपना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। यानी बर्थ से पहले कुछ डिजीज का पता चला जा सकता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ डिजीज का पता चल जाता है, और कुछ अरसे के बाद भी बर्थ के उनको इंडिकेट किया जा सकता है कि कोई इशू है, जिसके लिए आई वुड से अगेन के पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, और सराउंडिंग में जो फैमिली मेंबर्स हैं अगर वो भी वेल अवेयर होते हैं इन जनरल डिजीज से, तो उनको प्रॉपर्ली इंडिकेट किया जा सकता है। थोड़ा सा लोगों को आगाही दीजिए कि क्या किस किस्म की डिसेबिलिटीज आगे जाकर बच्चों को फेस करना पड़ सकती है। ओके जी, इसमें बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहले आपने ये पूछा कि कौन से इश्यूज हैं जो हम इंडिकेट कर सकते हैं बिफोर बर्थ, कि कौन सी डिसेबिलिटीज इंडिकेट कर सकते हैं, या कौन से टेस्ट हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं। ओके जी, अगर टेस्ट की बात करें तो मैंने पहले मेंशन किया कि हम अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है अगर बच्चे की मूवमेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं। उसके बाद बच्चे की पोजीशन मदर के पेट में क्या है उसे भी इंडिकेट किया जा सकता है। उसके बाद बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो राइट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो देखने को मिलता है, पोजीशन ठीक नहीं है बेबी की, या फिर बच्चे को समटाइम्स एक्स्ट्रा पुल मिलता है, यानी कोई उसको इंजरी उस वक्त होती है तो भी उसमें इंडिकेट किया जा सकता है। और उसके बाद भी कोई हम उसमें टेस्ट करवा सकते हैं, मुख्तलिफ ईईजी करवाई जाती है, ईसीजी करवाई जा सकती है, बच्चे के सीटी स्कैन वगैरह हो सकते हैं इन केस के उसमें कोई ब्रेन इंजरी वगैरह हो, तो मुख्तलिफ टेस्टों से भी उसको इंडिकेट किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट आर दी पॉसिबल ट्रीटमेंट, और फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें क्या रोल होगा जब बच्चा एक कंजेनिटल डिजीज के साथ दुनिया में आता है और उसमें सिम्टम्स शो होते हैं। जब पेरेंट्स आपके पास बच्चे को लेकर आते हैं तो आप उसकी असेसमेंट करते हैं और क्या किस किस्म का ट्रीटमेंट में दिया जाता है? थैंक्स सो मच डॉक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर हमारे पास टाइम है एक्स्ट्रा तो मैं इस पे जरा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा कि जब हमारे पास कोई भी इंडिविजुअल आता है तो हम सबसे पहले असेस करते हैं कि इंडिविजुअल का इशू क्या है। और दूसरी एक चीज मैं ये मेंशन करता चलूं कि नॉर्मली अगर हम बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की किसी भी एडल्ट पेशेंट में या ओल्ड एज पेशेंट में, तो अगर मैं ये कहूँ कि एसीएल इंजरी है किसी इंडिविजुअल को, तो हमारा मोर और लेस ट्रीटमेंट प्लान जो है वो इंडिविजुअल में सेम चलेगा। यानी हमारे पास अगर 10 अडल्ट पेशेंट्स हैं, स्पोर्ट्समैन है फॉर एग्जांपल, और उनमें एसीएल इंजरी है तो उनमें मोर और लेस सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेडियाट्रिक केसेस की या फिर किसी भी डिसेबिलिटी की, तो उसमें हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि कोई एक बच्चा आया तो हम उसमें सेम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके चले और 10 बच्चों में सेम ट्रीटमेंट लेके चले। उसकी रीजन जो होती है कि फॉर एग्जांपल अगर सेरेब्रल पाल्सी के केस के साथ कोई बच्चा है, यानी उसका डायग्नोसिस सेरेब्रल पाल्सी है, तो हम उसमें सबसे पहले ये इंडिकेट करेंगे कि उस बच्चे की एज क्या है, उसके कौन से माइलस्टोन मिस है। उसके बाद हम ये इंडिकेट करेंगे कि उसकी मसल की टोन क्या है, वो फ्लैसिड है, स्पास्टिक है। फिर हम इंडिकेट करते हैं कि बच्चे का कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो इफेक्टेड है। फॉर एग्जांपल उसके डायप्लेजिक है, उसके लोअर लिम्स इफेक्टेड है, क्वाड्रिप्लेजिक है, उसके चारों लिम्स इफेक्टेड हैं, या फिर हेमीप्लेजिक है, उसकी एक साइड इफेक्टेड है। उसके बाद फिर अगर हम स्पाइना बाइफिडा की तरफ जाते हैं, उसमें स्पाइना बाइफिडा की 3 अलग अलग टाइप्स हैं, उसमें हम डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लेके चलते हैं हर केस में। अगर हम माइक्रोसेफली की हाइड्रोसेफली की बात करते हैं तो उसमें एज ग्रुप के हिसाब से, माइलस्टोन्स के हिसाब से, बच्चे के गोल्स के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है। यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करता हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आए और ही वाज सफरिंग फ्रॉम क्वाड्रिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी, और उनकी वो एक तो अडल्ट एज में थे, ही वाज अराउंड 17-18 इयर्स ओल्ड, और वो इतने सीवियर थे कि जब उनको लाया गया क्लिनिक पर लेकर आया, उसके अटेंडेंट्स जो थे, तो वो वेटिंग एरिया में भी सिटिंग पोजीशन में नहीं था, यानी वो सोफे पे भी उसको बिठाया नहीं जा सकता था, वो लेटा हुआ था वहां पे। और उसकी रीजन सिंपली ये थी कि उससे ज्यादा पहले रिहैब का काम हुआ नहीं था,
और उसकी जो बॉडी थी, उसका जो थैरेक्स था वो इतना स्पास्टिक था कि उसमें बैंडिंग नहीं पॉसिबल हो रही थी। तो ऐसी कंडीशन में जब मैंने उसको असेस किया और मैंने इससे पहले कि मैं उनको गाइड करता कि आपकी क्या कंडीशन है और अल्टीमेट इसका क्या रिजल्ट होगा, मतलब हम उसमें इतने ज्यादा एफर्ट अगर हम पुट करते भी हैं तो भी उसमें रिजल्ट हमें कम मिलेंगे स्पास्टिक कार्डियोप्लेजिक कंडीशंस में। तो उसने मुझे सिंपली खुद ही कहा उस पेशेंट ने कि सर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी जो फिंगर्स हैं वो बेंड हुई हुई है, वो स्पास्टिसिटी की वजह से जरा टाइट है, तो आप काइंडली मुझे कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी बता दें या करवा दें जिससे मेरी फिंगर्स के जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएं और मैं अपनी फिंगर से फोन पे टाइपिंग कर सकूं, क्योंकि मेरे जो नेक मसल्स हैं वो भी इतने टाइट हैं कि मैं घर वालों से बात भी नहीं कर सकता। यानी अगर मुझे उनके लिए कोई मैसेज देना है, मुझे खाने का कहना है, मुझे अपनी हाइजीन का कहना है, मुझे वॉशरूम का कहना है, या मुझे कोई भी उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे उठाएं या कहीं लेकर जाएं, तो मैं उनसे बोल के कह भी नहीं सकता। तो मेरा ओनली मोड ऑफ जो कम्युनिकेशन है दैट इज मैसेजिंग। मैं उनको टाइप करके फोन पे फिर बताता हूँ। तो उसने जैसे सब कुछ मुझे वो टाइप करके बता रहा था छोटे छोटे वर्ड्स में। तो उस ऐसे कंडीशन में या ऐसे केसेस में उनका गोल ये था कि मेरी सिर्फ फिंगर की मूवमेंट अचीव हो जाए। सेकंड एक और केस मैं आपको बताता हूँ। एक इंडिविजुअल था जिसका रिहैब का काम चल रहा था और फॉर सम रीजन उसके पेरेंट्स ने उसकी जो रिहैबिलिटेशन थी वो रुकवा दी। अब उसकी कंडीशन ये थी कि वो अपनी डायबिलिटी कंडीशन में था, उसकी जो दोनों लेग्स थी वो सीजर गेट पे थी, यानी क्रॉसिंग हो रही थी लेग की, और ऐसी कंडीशन में जो एडक्टर मसल होते हैं वो टाइट होते हैं और लेग्स को ओपन करना जरा डिफिकल्ट होता है। तो ऐसी कंडीशन में और उसके साथ कंडीशन ये थी कि ऐसा ऐसा उसकी टाइटनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब उसके पेरेंट्स उसकी लेग्स को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पा रही थी। और फिर अल्टीमेटली हुआ ये कि उसकी हाइजीन के इश्यूज होना शुरू हो गए, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इन्फेक्शन शुरू हो गया, और इन्फेक्शन के बाद वहां पर बाकायदा होल्स बनना शुरू हो गए, बेड सोर्स हो गए, वहां पर होल्स बनना शुरू हो गए इन्फेक्शन की वजह से, और वो इतना कंडीशन खराब हो गई कि उसको फिर मैनेज करना उनके लिए भी काफी डिफिकल्ट हो गया। तो बाज़ बार ऐसा होता है कि हम ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि जिन पे उसके बाद रिहैब करना ही इट्स काइंड ऑफ अ टफ जॉब, कि हम उसको दोबारा रिहेबिलिटेट करना, उसको नॉर्मल पोजीशन में लाना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमारा मेन गोल जो होता है कि हम हर इंडिविजुअल में ये असेस करें कि बच्चे की एज क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, और अगेन उसके गोल्स क्या है, वो क्या चाह रहा है अपनी अपनी बॉडी से या फिर अपनी रिहेबिलिटेशन से, अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ से वो क्या करना चाह रहा है। मतलब लोगों का ये ख्याल है कि अगर कोई इंडिविजुअल आपके पास आया है तो हम उसको रिहेबिलिटेट करें एंड लेट हिम गो एंड प्ले एंड विन ओलंपिक्स। ऐसा नहीं होता। हमें सबको ऑब्वियसली फील्ड में नहीं भेजना, हमें ये देखना है कि बच्चे का गोल क्या है। अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मेरी जो लोअर बॉडी है वो इतना एक्टिव नहीं है या पावरफुल नहीं है, तो हम उसकी अपर बॉडी पे काम करें और उसको इतना कैपेबल कर दें कि वो बैठ के कंप्यूटर यूज कर सके या फिर कोई ऐसे ऑनलाइन स्किल सीख सके जिससे अल्टीमेटली ही कुड गेट हिज ब्रेड और कुछ भी अपनी एक्टिविटीज रूटीन लाइफ ही कर सके। तो ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिविजुअल की कंडीशन है और क्या उसकी एज और क्या उसके गोल्स हैं एंटायरली। और अगेन हर डिजीज में, हर कंजेनिटल डिजीज में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो डिफर कर रहा होता है। इन जनरल मदर्स किस तरह से प्रिकॉशंस टेक कर सकती हैं ताकि इन फ्यूचर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो उनकी प्रेगनेंसी में और चाइल्ड के साथ। ओके डॉक्टर सर, आई गॉट योर पॉइंट। एक्चुअली होता यह है कि मुख्य तरह केसेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सेरेब्रल पाल्सी की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन केसेस, तो ऐसे केसेस पे हमें जेनेटिक हिस्ट्री नहीं मिलती। यानी हमें ये जो केसेज हैं ये फैमिली टू फैमिली आगे ट्रांसफर नहीं होती। यानी अगर पेरेंट्स में है फॉर एग्जाम्पल तो आगे ऑफस्प्रिंग में आए, ये जरूरी नहीं है। तो इट कुड बी ड्यू टू सम इंसिडेंट, किसी वजह से सेरेब्रल डैमेज हो गया तो उस वजह से हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं कि फैमिलीज में रन करेगा, बट यस अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर इसका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है। अगेन उसके बाद कुछ केसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, तो थैलेसीमिया अंडरस्टूड है कि अगर जो पेरेंट्स हैं यानी दोनों कपल हैं मेल फीमेल, उनमें वो मेजर है फिर कैरियर है, तो फिर कंफर्म है कि वो बच्चों में आएगा आगे। और ऐसे केसेस में कुछ कंट्रीज में रूल भी है कि आप वहां पर बिफोर मैरिज आपने थैलेसीमिया के टेस्ट करवाएं, और अगर इन केस के वहां पर कोई चांसेस हैं या जर्म्स अवेलेबल हैं जीन्स में आपके, तो फिर आप वो ना करें। उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें अगर रिस्क फैक्टर है, यानी फैमिली में केसेस हैं बोथ साइड पे, मैटरनल पेरेंटल साइड पे, तो फिर
जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है बाकायदा, उस पर फिर इंडिकेट किया जाता है कि क्या कितने हद तक चांसेस हैं किसी इंडिविजुअल में यानी उनके ऑफस्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम आने की या नहीं है। सो देयर आर सो मेनी केसेस और हम मुख्तलिफ टेस्ट करके ये इंडिकेट कर सकते हैं कि अगर किसी फैमिली में या किसी पेरेंट्स में फैमिली हिस्ट्री है किसी भी कंजेनिटल डिजीज की, तो आगे कितने चांसेस हैं उनके ऑफस्प्रिंग में आने के। सो इससे इंडिकेट किया जा सकता है कि उनमें क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो मदर्स की स्ट्रेस और हाई ब्लड प्रेशर है, क्या ये कुछ मसाइल खड़े कर सकते हैं आगे जाके बच्चे के लिए? आगे जाके की विषय जब एट द टाइम ऑफ बर्थ भी अगर मदर पे स्ट्रेस है, मैंने पहले भी मेंशन किया कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर पे स्ट्रेस होता है तो उस पे बहुत कॉमन इफेक्ट्स देखे गए हैं बच्चे की मेंटल हेल्थ पे। स्पेसिफिकली बच्चा जब ग्रो करता है तो उसमें ऑटिज्म, एडीएचडी केसेस और उसके अलावा भी बच्चा मेंटली काफी वीक होता है। इन केस हम नॉर्मली जब हिस्ट्री लेते हैं पेरेंट्स से, स्पेशली मदर से, तो वो उनसे पूछते हैं कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को स्ट्रेस रहा, तो उसमें उनकी इंडिकेशन होती है कि फॉर सम रीजन, किसी वजह से, फैमिली की वजह से या किसी भी फाइनेंशियल रीजन की वजह से अगर मदर स्ट्रेस ले रही होती है। उसके बाद एक बड़ी कॉमन इंडिकेशन ये होती है कि मदर का फॉलिक एसिड कम होता है, उसकी तरफ भी लोगों का ख्याल नहीं जाता या अवेयरनेस नहीं होती, जिसकी वजह से भी बहुत से केसेस हमें देखने को मिला है। उसके बाद एक और चीज मैं पहले मिस कर गया, जॉइंटस जो बर्थ के टाइम पे बहुत कॉमन है बच्चों में, अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उस वजह से भी बच्चों में बहुत सी डिसेबिलिटीज काज करता है। और ये जॉइंटस ना सिर्फ एट द टाइम ऑफ राइट आफ्टर बर्थ इन फर्स्ट वीक और फर्स्ट मंथ, बल्कि अगर एडवांस एज में जाके भी यानी फर्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर बच्चों में जॉइंटस होता है और या तो वो डायग्नोस प्रॉपर नहीं होता या फिर डायग्नोसिस के बाद उसको इजी लिया जाता है फैमिली की तरफ से, उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाता, तो भी बच्चे में बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। सो ये कुछ बेसिक सी कंडीशन है जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें बेबी की हेल्थ जो है वो डैमेज मिलती है। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सोसाइटी है ये किस तरह से इन बच्चों को देखती है और मुआशरे का क्या किरदार होना चाहिए इन बच्चों को लेकर, और आप उन फैमिलीज को क्या मशवरा देना चाहेंगे? इस पे एक लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं दो छोटे से एग्जांपल कोट करता हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो स्पेशल नीड्स का बच्चे अवेलेबल हैं हमारी सोसाइटी में करंट, तो ऐसी कंडीशन में हम बहुत कम ये देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में पब्लिक प्लेसेस पर ये बच्चे देखने को मिले, मतलब फॉर नो रीजन। अगर किसी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलने की तो वो हमें देखने को नहीं मिलता। लाइक हमें कभी पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में, हमें शॉपिंग मॉल्स में ऐसे बच्चे देखने को नहीं मिलते। इंस्टीट्यूट मैं एक और एग्जांपल ये शेयर करता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव थे, वो ऑस्ट्रेलिया में थे और ही वाज डूइंग जॉब विद सम एनजीओ, और वो ये बता रहे थे कि जो उनका काम है ऑटिस्टिक और एडीएचडी के बच्चों के साथ, और उनकी जॉब ये है कि उनको गवर्नमेंट फंड देती है कि जो उनका काम है ऑटिस्टिक और एडीएचडी के बच्चों के साथ, और उनकी जॉब ये है कि उनको गवर्नमेंट फंड देती है just to check out the specific child जिसको ऑटिज्म या एडीएचडी डायग्नोज है, और करना ये है कि उस बच्चे के पास आना है, उसकी डेली रूटीन को ऑब्जर्व करना है, उसकी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करना है, उसकी होम सेटिंग को ऑब्जर्व करना है, और फिर उस बच्चे के लिए ऐसा प्लान बनाना है कि उस स्पेसिफिक बच्चे को इंस्टेड ऑफ हम उसको क्लोज कर दें उसके रूम में या उसके घर में, हमें उसको कैपेबल करना है कि उस सोसाइटी में किस तरह से इंट्रोड्यूस उसको उस बच्चे को करवा सकें, उसके लिए एक्सेसिबल हम ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर सकें, उसके लिए बाई पार्क्स में किन चीजों को अवेलेबल होना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए, उसको किस तरह से पब्लिक प्लेसेस पर ले जा सकते हैं, मॉल में किस तरह से ले जा सकते हैं। तो प्रॉपर गवर्नमेंट उनको फंड करती है ऑस्ट्रेलिया में कि उन बच्चों को वो किस तरह से पब्लिक में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है हमारी सोसाइटीज में, हम ये देखते हैं कि अगर किसी फैमिली में या किसी जगह पे कोई ऐसे इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं जिनको कोई भी फिजिकल या मेंटल इश्यूज हैं, तो उनको हम उनके रूम में लॉक करके रख देते हैं, और फैमिलीज भी नहीं बताती, इंट्रोड्यूस नहीं करवाई जाती कि हमारी फैमिली में हमारे बच्चों के साथ कोई ऐसा इशू है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी हमारी सोसाइटी में से इंडिविजुअल्स हों तो हम लोगों को गाइड करें कि इन बच्चों की क्या नीड्स हैं। ये बच्चे भी नॉर्मल लोगों की तरह बाइक घूमना चाहते हैं, दे वांट टू गो आउट फॉर पब्लिक प्लेसेस, वो पार्क्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक्स होती है, उनको स्पोर्ट्स में इंक्लूड करना चाहिए।
और शॉपिंग मॉल्स में जाएं, वो जनरल लोगों की तरह, आम इंसानों की तरह जैसे हम अपनी एक्टिविटीज करते हैं उस तरह से एक्टिविटीज करें और इस सोसाइटी का हिस्सा बने। तो उसके लिए हमें लोगों को गाइड करने की जरूरत है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में क्या कंडीशन होती है, बच्चे किस तरह सोचते हैं या उनकी क्या हेल्थ इश्यूज है या क्या होना चाहिए, और उसके बाद फिर उनका जो बिहेवियर है इंडिविजुअल्स का, मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके बारे में उनको गाइड करने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ कि कोई इंडिविजुअल हम देखें जो कुछ स्पेसिफिक नीड्स के साथ है, हर बंदा उसको मुड़ के देखना शुरू कर दे या उसके साथ आके जो है ना सिंपैथी शुरू कर दे। इंस्टेड ऑफ डूइंग सिंपैथी हमें चाहिए कि हम उनके साथ सिंपैथी वाला बिहेवियर रखें और उनको इनकरेज करें कि आप पार्टिसिपेट करें एक्टिविटीज में और नॉर्मल लोगों की तरह जितना मैक्सिमम हो सकता है जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल है स्टूडेंट्स को लेकर जिनकी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो पीट्स का क्या स्कोप है आप समझते हैं इस कंट्री पाकिस्तान में? जहाँ तक पीट्स के स्कोप की बात है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर कोई भी इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, आफ्टर डीपीटी कोई इसमें मास्टर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी बहुत गैप है हमारी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा गैप है। हमारे पास अच्छे रिहैब स्पेशलिस्ट जो हैं, प्रैक्टिशनर जो हैं, उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी बहुत से एरियाज में पाकिस्तान के इवन मेन सिटीज में, अगर रिमोट एरियाज के तो दूर की बात, मेन सिटीज में बहुत से सेटअप्स अभी बनने चाहिए। और जितना एक्सेसिबल, क्योंकि इसमें मेजर इशू होता है लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का, जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं, तो हम जितना मैक्सिमम हो सकता है सेटअप्स भी बनाना चाहिए, प्रोफेशनल्स को भी इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हमारे पास डिसेबिलिटीज के साथ हैं, उस रेशियो से हमारे पास प्रोफेशनल्स बहुत कम है। तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गल्फ कंट्रीज में भी जो कि हमारा उनसे कॉन्टेक्ट है वहां पर लोगों से, तो आए रोज हम देखते हैं कि वहां पर जॉब्स क्रिएट हो रही है, लेकिन प्रोफेशनल जो है पीड्स रिहैब के वो नहीं मिल रहे। बाकी जनरल फिजिकल थेरेपिस्ट, दूसरी स्पेशलिटीज के लोग जो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पीड्स में जो लोग आते भी हैं अपने आगे स्पेशलाइजेशन करते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग जो है जनरल प्रैक्टिस में जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है तो वो आई एनकरेज देम कि वो जरूर आए, उनके पास अल्टीमेटली आगे स्कोप भी बहुत होगा, उनकी डिमांड भी बहुत। ज्यादा अल्फाज में गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि जिन फैमिलीज में दूर देहातों में ये मसाइल है उन तक ये बात पहुंच सके सोशल मीडिया के थ्रू। और नाज़रीन, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहें डॉक्टर साहब से तो दिए गए नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दिए जाएंगे, आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। लीजिए नाज़रीन, डॉक्टर सैयद असद अब्बास को इजाजत दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।